हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं पवन कुमार अपनी डक्की पाठशाला पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपने करेंगे केमिस्ट्री का पेपर, जो अभी अभी आप देख के आए होंगे। और जल्दी से हम लाइव भी आ गए ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये पेपर हल करवा सके, आप अपने आंसर मिला सकते हैं। तो सबसे सटीक जानकारी, सबसे जल्दी और बिल्कुल एक विश्वसनीय जानकारी के साथ आपको पूरा पेपर हल करवाएंगे। और कम टाइम में, ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं करेंगे, जल्दी क्वेश्चन आंसर ही मिलाएंगे। ज़्यादा कमेंट वगैरह बीच में बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी का स्वागत है भाई, सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे, सभी का स्वागत है भाई। आ जाओ लाइव क्लास में, सभी का स्वागत है। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो देखो, अपने करते हैं पेपर हल, जो भी अभी आप देखे आए हो। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 से 26, 3.25 घंटा का टाइम था। पूर्णांक 40 नंबर का है। ठीक है, ये आपको देख लो, यही था। तो देखो क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये आपका पहला सेक्शन नंबर ए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन देखो आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे आपके। क्लास को लाइक कर दो भाई। पहला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित बहु विकलात्मक प्रश्नों का सही उत्तर देना है। ठीक है, तो पहले का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अणु संख्या गुणधर्म है, जो अणु संख्या गुणधर्म है कौन सा इसमें? इसमें बताओ। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, अणु संख्या गुणधर्म कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रसरण दाब। ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन प्रसरण दाब। सेकंड नंबर देखो, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है बताओ? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, 9वीं 10वीं से चालू होता है। प्रतिरोध का क्या मात्रक है? ओम। क्या है? ओम। ऐसे करके लिखते हैं इसको अपने, ओम। ठीक है, क्या है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता? बताओ, 0 कोटि है, 1 कोटि है, 2 कोटि है, 3 कोटि है, किसका सांद्रता पर निर्भर नहीं करता? बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो इसका है ए नंबर ऑप्शन, 0। 0 कोटि होती है ना, उस पर अभिकारकों की सांद्रता निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट देखो, रंगीन लवण कौन बनाते हैं? रंगीन लवण कौन बनाते हैं बताओ भाई, फटाफट कमेंट कर दो। क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई, फटाफट। और आंसर दो, बातें मत करो बिल्कुल भी बीच में, आंसर की तरफ ध्यान देना। फटाफट पेपर में लो, ज्यादा क्लास लंबी नहीं करेंगे, सीधा आंसर लगाएंगे ना, व्याख्या भी नहीं करेंगे। अभी व्याख्या का टाइम नहीं, आपको भी पेपर मिलाना है और हमें भी जल्दी जल्दी आपको आंसर बताने हैं। तो इसका आंसर है आपका संक्रमण तत्व। क्या है? संक्रमण तत्व। नेक्स्ट देखो, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? बताओ, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसे होता है फोस्जीन। क्या होता है? फोस्जीन। नेक्स्ट देखो, वह संकुल आयन अंकित कीजिए जो ज्यामिति समावयता प्रदर्शित करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है ज्यामिति समावयता जो करता है। इसका है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले का 7 नंबर पॉइंट थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो आप क्वेश्चन को फटाफट आंसर बताओ कमेंट करके। तो इसका देखो, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है बताओ? कीटोन होता है, इथर होता है, एल्डिहाइड होता है। तो इससे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है उससे क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एमीन होता है, तृतीयक एमीन होता है, द्वितीयक एमीन होता है, या उपयुक्त सभी होते हैं, तीनों ही होते हैं? बताओ, कमेंट करो फटाफट। तो इसका होता है द्वितीयक एमीन। क्या होता है? द्वितीयक एमीन। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजनी क्षारक जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षारक है जो डीएनए में नहीं पाया जाता, तो वो क्षारक कौन सा है? एडिनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, या यूरेसिल है? तो वो कौन सा है? यूरेसिल है, वो नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्राइमेथिली एमीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, बताओ। तो इसमें कौन सी है? ये सी नंबर ऑप्शन। इसमें अभी तक जितने क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन जो आपको कल पेपर हल करवाए थे ना, 5 क्वेश्चन उसमें से आ गए। इसमें से एक ये था, एक ये था, और एक ये। ठीक है, 1 2 पीछे थे। तो नेक्स्ट देखो, फटाफट आंसर मिला भाई।
तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ऑप्शन वाला जो एक नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब रिक्तस्थान यहाँ से शुरू हो रहे हैं। बड़ा कर देता हूँ, फटाफट आप आंसर दो। आंसर में तरफ ध्यान, कमेंट मत करो ज्यादा, आंसर देखो फटाफट। हाँ भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दो, इसमें कमी मत रखो। क्लास को लाइक कर दो, एक बार आवाज चेक कर लो सही है। तो देखो पहला रिक्तस्थान देखो, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखो, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, बताओ क्या है। तो रासायनिक सूत्र है इसका C6H5N2Cl, तो ये इसका है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, CO-3 कोष्टक 5Cl बड़ा कोष्टक, ठीक है, यहाँ बड़ा कोष्टक आपको दिख रहा होगा। Cl2 में CO की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो अवस्था क्या है इसमें आएगा +3, प्लस मतलब धनायन, ठीक है ना। यहाँ इस प्लस का मतलब धनायन, ये प्लस वाला वो निशान नहीं है, धनायन, तो माइनस होता है उसका ऋणायन होता है, ठीक है। ये धनायन +3 धनायन इससे प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखो, जल में विलीय विटामिन है भाई, जो विटामिन 2 जल में घुल जाते हैं, कौन से, ये नॉर्मल क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हो कौन से। तो विटामिन बी और सी है जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है ना। विटामिन बी और सी है जो जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट देखो, सभी नाभिकीय रेडियो एक्टिव 6 अभिक्रियाएं रिक्तस्थान कोटि की अभिक्रियाएं होती है, जो मतलब सभी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, वो किस कोटि की होती है, प्रथम कोटि की होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है, कौन सी कोटि की होती है। तो ये अपने होती है, सभी नाभिकीय क्रियाएं होती है ना, प्रथम कोटि की होती है, ठीक है, प्रथम कोटि की होती है। नेक्स्ट देखो, हिमांक अवनमन स्थिरांक Kr की इकाई रिक्तस्थान या है, तो बताओ इसमें क्या है। तो ये देखो केजी मोल और इसका CkG मोल, ये तो ये आप करके आए तो भी सही है, अगर ये लिखा है ना तो भी सही है। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ तो आपको मिला हो तो आराम से दिख जाए, ये देख लो। अगर आप ये करके आए हो तो भी आपका आंसर सही है, अगर आप ये लिखे हो तो भी सही है, ये दोनों ही आपके सही है। तो ये क्वेश्चन दोनों आपको भरने थे, 2 रिक्तस्थान पूछे एक में, तो ये आपको भर के आया, तो इसमें आपको 1/4 नंबर मिलेंगे दोनों के। नेक्स्ट देखो, आयनिक विलीनों की चालकता का मापन के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बताओ। आयनिक विलीनों की चालकता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है चालकता सेल और व्हीटस्टोन ब्रिज, किससे, चालकता सेल और व्हीटस्टोन ब्रिज से इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखो भैया, तो ये अपने रिक्तस्थान कंप्लीट हुए। अब 3 नंबर क्वेश्चन, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ना आपके, आधे नंबर के होते हैं ना केमिस्ट्री में। तो यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन, अति लघुरात्मक प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन देखो, यदि 8 ग्राम NaOH को 450 मिली विलियन में घोला जाए तो मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि 8 ग्राम NaOH को 450 मिली विलियन में घोला जाए तो मोलरता ज्ञात करनी है। इसका चरण ऐसे NaOH के मोलों की गणना करें, ठीक है। इस प्रकार आपने की होगी का मोलर द्रव्यमान NaOH 23 + 16 + 1 = 40 GM मोल, ठीक है। ये इंग्लिश में हो गया, हिंदी में, दोनों में बाई लैंग्वेज चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की लैंग्वेज साथ में चल रही है भाई, ठीक है ना। इसका चरण 2 नंबर देखो, विलियन के आयतन को लीटर में बदलेंगे, तो विलियन का आयतन 450 ml, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम इंग्लिश में आपका यहाँ से। चरण नंबर 3 देखो, मोलरता की गणना। मोलरता की गणना, मोलरता को प्रति लीटर विलियन में विलिय के मोल के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर देखो इसका फाइनल, मतलब जो तीनों चरणों को मिलाने के बाद जो आंसर बनाना वो देखो, विलियन की मोलरता लगभग 0.444 आई होगी, ठीक है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया तीनों चरण कंप्लीट होने के बाद में। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसका बड़ा कर देता हूं, थोड़ा आराम से दिखेगा आपको, बाकी दिख रहा होगा। देखो अभी इसका सेकंड नंबर, तीसरा क्वेश्चन है ना, उसका सेकंड नंबर देखो। तो द्वितीयक कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की आपको इकाई लिखनी थी, ठीक है। तो ये देखो, ये लिखी है भाई आपकी जो द्वितीय कोटि थी, ये रही। आप यहां से इसका आंसर मिला लेना, ठीक है ना। या तो आप ऐसे लिखे हो तो भी सही है, या आप ऐसे लिखे हो तो भी ये आपकी सही है। तो अल बरा पॉइंट अमोल
ऋणायन 1 और डॉट अस ऋणायन 1 या अम ऋणायन 1 डॉट अस ऋणायन 1, तो ये आपकी होगी। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, कोहल रोस का नियम लिखिए। जो कोहल रोस था उसका नियम बताना था आपको, आप बता के आए होंगे, तो मिलाओ आप कैसे बता के आए हैं, तो आंसर मिलाओ इसका। आयनों के स्वतंत्र प्रवास के कोहेल रोस के नियम में कहा गया है कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान देते हैं, भले ही वह जिस अन्य आयन से जुड़ा हो उसकी प्रकृति कुछ भी हो। तो ये आपकी इसकी परिभाषा हो गई। कोहल रोस था, उसने ये परिभाषा दी थी। ठीक है ना, ये इसका नियम था। नेक्स्ट देखो, एसीटोटोन का IUPAC नाम लिखना है। इसका भाई आपसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसका 100% पूछेगा, सही बोल्ड हो सही। इसका नाम 11वीं में इसका क्वेश्चन आ गया, अभी हल करवाया था थोड़ी देर 3 घंटे पहले ये पेपर हल करवाया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन इसका नाम पूछा था। एक नाम इसका फिक्स है, सही किसी का पूछे IUPAC का नाम एक नाम पूछता ही पूछता है, तो इसको रट जितने है ना IUPAC नाम रटे मार के एक क्वेश्चन तो आप पक्का कर लो। ठीक है, तो इसका देखो प्रोपेन 2,1 या प्रोपेनोन या प्रोपेनोन। नेक्स्ट देखो, बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन, देखो भाई बड़े वाले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से, 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 80 3 प्लस मतलब 3 धनायन है, 80 3 धनायन आयन रंगहीन होता है क्यों, ये बताओ भाई। 80 3 धनायन है जो रंगहीन होता है किस कारण होता है, तो आंसर देखो इसका 80 3 धनायन आयन रंगहीन होता है क्योंकि इसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए कोई D- संक्रमण संभव नहीं है। डी ऋणायन संक्रमण संभव नहीं है, इसी कारण होता है। अब इसका पूरा वर्णन देख लो। स्कैंडियम स्कैंडियम तो जो आपको ऐसे दे रखा है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका इतना होता है 31 4s2। तो स्कैंडियम आयन बनाने के लिए स्कैंडियम अपने तीनों संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, परिणाम स्वरूप स्कैंडियम 3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसका रंग आमतौर पर दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है, जो डी इलेक्ट्रॉनों के एक डी कक्ष से दूसरे डी कक्ष में जाने के कारण होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्योंकि स्कैंडियम 3+ आयन मतलब 3 आयन मतलब 3 धनायन होता है, इलेक्ट्रॉन 3+ में हो तो आयन में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ऋणायन डी संक्रमण संभव नहीं है और यह प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। इस प्रकार स्कैंडियम आयन रंगहीन दिखाई देता है। तो इसका आपका ये इसकी परिभाषा हो गई, ये इसका पूरा आपका वर्णन हो गया पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है ना, आराम से आप मिला लो इसको। देखो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई जल्दी। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका संगठन लिखिए। पहले आपको मिश्र धातु परिभाषा 2 क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन में परिभाषा बतानी तो नंबर ऑफ डिवाइडेशन होगा इसमें। तो देखो मिश्र धातु मुख्य रूप से लेथेनाइड तत्वों का एक मिश्रण होता है, तो ये आपकी इसकी परिभाषा हो गई। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, परिभाषा पहला पॉइंट, मिश्र धातु लेथेनाइड तत्वों का एक महत्वपूर्ण मिश्रण धातु है जिसमें मुख्य रूप से सेरियम और लेंथेनियम होते हैं। एक तो सेरियम होता है भाई, एक और क्या होता है लेंथेनियम होता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट संगठन देखो इसका भाई कैसे संगठन होता है। इसमें लगभग 50% सेरियम होता है, ठीक है, और 40% लेंथेनियम होता है, 5% नियोडियम होता है। ठीक है, ये इसका संगठन मतलब कि देखो कितनी धातु हो गई, 3 हो गई, और अंडीय और 5% अन्य लेथेनाइड्स और कुछ मात्रा में आयरन अफी की मात्रा भी होती है। ठीक है ना, ये इसका संगठन हो गया। अब 6 नंबर पॉइंट देखो इसका, संगठनवाद के सिद्धांत को समझाइए। जो संगठनवाद का सिद्धांत है उसको आपको समझाना है, तो आप समझा के आए होंगे। क्लास को लाइक कर दो भाई, दबा के क्लास को लाइक कर दो, इसमें कंजूसी मत करो, दबा के क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आ जाओ इसका आंसर देखो। कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ता भाई मैं, पेपर का क्लास बड़ी हो जाती है, जब बच्चे ऑफलाइन देखते हैं
तो उन्हें काफी तकलीफ होती है, क्लास बड़ी हो जाती है, बीच में कमेंट बातें करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बातें और कमेंट करता ही नहीं। जब पेपर हल करो जब व्याख्या करता है ना बिल्कुल उसमें क्लास करते हैं, व्याख्या बताएंगे ना व्याख्या सहित, उसमें बिल्कुल आपको कमेंट भी पढ़ेंगे, व्याख्या सहित बताएंगे, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल कमेंट नहीं पढ़ता, सीधा आपको क्वेश्चन आंसर कराना है। जो बच्चे मिलाने वाले हैं ना वो सीधे क्वेश्चन आंसर ही मिलाते हैं, बाकी कमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ता मैं। पेपर हल कर रहा तो बिल्कुल किसी का देखता ही नहीं कमेंट में। क्लास काफी लंबी हो जाती है, जब बच्चे ऑफलाइन में देखते हैं ना तो उन्हें तकलीफ होती है भाई। तो देखो आपको भी कमेंट करना ही नहीं, आपको सीधा पेपर में लेना है। तो देखो संटनवाद का सिद्धांत बताता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं अभिकारिक अणुओं के बीच प्रभावी संकटों के परिणाम स्वरूप होती है। एक्सप्लेनेशन, प्रभावी संकट सभी संगठनों के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया नहीं होती हैं, केवल वह संगठन जिनमें अणु सही अभिक्रिया अभिविन्यास और पर्याप्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से अधिक के साथ टकराते हैं प्रभावी होते हैं। सक्रिय ऊर्जा देखो ये न्यूनतम ऊर्जा है जो अणुओं के पास अभिक्रिया करने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट देखो अभिविन्यास, देखो इसका अणुओं को सही अभिविन्यास में टकराना चाहिए ताकि पुराने बंध टूट सके और नए बंध बन सके, मतलब सही दिशा में टकराएंगे तभी वो पुराने टूटेंगे और नए अणुबंध का निर्माण होगा। तो नेक्स्ट देखो भाई ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन, फटाफट देखो, बड़ा कर देता हूं, आपको आराम से दिख रहा होगा, बाकी दिख रहा है काफी बड़े हुए लिखे हैं। देखो 7 नंबर, एक प्रोटीन के 200 सेमी जलीय विलयन में 1.6 ग्राम प्रोटीन और 300 केल्विन पर इस विलयन को प्रसरण दाब 2.57 गुणा 10⁻³ बार पाया गया और प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो आपको ये पूरा दे रखा है, इसका परिकलन आपको करना था, आप करके आए होंगे। तो देखो आप किस प्रकार करके आए, देखो भाई यहां से शुरुआत करते हैं। बड़े आयतन, आयतन का किससे दर्शाते हैं, आयतन को अपने V से दर्शाते हैं, ठीक है ना, आयतन को V से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को W से, तापमान को T से, प्रसरण दबाव को पाई से, विलयन स्थिरांक को R से दर्शाते हैं। इसका देखो भाई आयतन कितना 200 ग्राम, तो इसका होगा मतलब जिस लीटर में मतलब 0.2, द्रव्यमान देखो 1.26 ग्राम और तापमान 300 केल्विन है। आपको जो दे रखी है इसकी गणना ही किया एक बार, तो प्रसरण आपको ये दे रखा विलयन दे रहा है, आपको स्टेप फॉलो करके आपको इसका ऐसे आंसर काटना है। प्रसरण दबाव का सूत्र, ये आपका सूत्र हो गया जहां अन्य मोलों की संख्या n बराबर W बटा m होती है, जहां m मोलर द्रव्यमान है। तो ये अंत आपका ये सूत्र है, इस सूत्र से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया, ये सारा मान इस सूत्र में रख दिया और आपका आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर देखो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान लगभग कितना 61,039 आपका आया। तो आप सीधा मिला लो यहाँ से, अगर आप आंसर है ये आया 61,039 आया तो आपका क्वेश्चन ये सही है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया, यह आया 610,39 जी मोल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्या है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो फिनोल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर देखो भाई क्यों होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि फिनोल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयोगी मिश्रण, मतलब जो आपका ये शब्द दे रखा है इसका ये अर्थ है, यहाँ कोष्टक में आपको दे रखा है। तो फिनोक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, इस कारण वो इससे अधिक अम्लीय होता है। अब पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखो, आपको लिख आनी थी इतनी परिभाषा क्यों, 2 नंबर क्वेश्चन आपको 2 नंबर इसमें मिल जाते, आप अगर पूरा देखा है तो और ही बढ़िया बात है। देखो कार्बोक्सिलेट आयन की स्थिरता, कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणात्मक आवेश 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच समान रूप से वितरित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 समान अनुनादी संरचनाएं बनती है। फिनोक्साइड आयन की स्थिरता देखो, फिनोक्साइड आयन C6H5O ऋणायन में ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन परमाणुओं से बेंजीन विलय के कार्बन परमाणुओं में वितरित होता है, लेकिन अनुनादी संरचनाएं असमान होती है। आवेश अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से कम विद्युत ऋणात्मक कार्बन परमाणुओं पर जाता है। अम्लता देखो भाई इसकी अम्लता कितनी होती है, तो एक अम्ल उतना ही मजबूत होता है जितना उसका संयोगी
संयुग्मी क्षार स्थिर होता है और कार्बोक्सिलेट आयन की अधिक स्थिरता H+ आयन के मुक्त होने को आसान बनाती है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की फिनोल से अधिक अम्लीय हो जाता है। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, शीशा संचायक सेल की डिस्चार्ज की प्रक्रिया में एनोड व कैथोड पर होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया लिखनी है। शीशा संचायक सेल की डिस्चार्ज की प्रक्रिया होती है, उसमें एनोड और कैथोड पर होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया आपको लिखनी थी। आप लिख के आए होंगे, तो देखो मिलाओ कैसे लिखे हैं। शीशा संचायक सेल की डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं नीचे दी गई है। तो ये आपकी देखो इस प्रकार, एनोड पर अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, एनोड पर जो होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो Pb देखो, Pb प्लस SO2 ये 2 ऋणायन हो गए, एक मतलब PbSO4 प्लस 2E, तो ये आपको बराबर बनेगा PbSO4 प्लस 2E आपका बनेगा। अब कैथोड पर देखो, कैथोड पर अभिक्रिया, तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो देखो PbO2 प्लस SO4 AQ प्लस 4H AQ प्लस 2E, तो बराबर देखो PbSO4 प्लस 2H 2O, तो ये आपकी अभिक्रिया होगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। देखो तो ये आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ये यहां से आप देख लो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हल हुआ। नेक्स्ट देखो, क्लास को लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के लाइक में कंजूसी मत करो, ये बटन आपके लिए, इसका यूज आप ही कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन, R-C O बराबर NH2 Br2 प्लस NaOH, तो बराबर ये CHCl3 IKOH, तो ये आपकी ये अभिक्रिया है, इसको बताना है। तो इसका देखो बी नंबर ऑप्शन क्या दे रखे, उपरोक्त अभिक्रिया में ए व बी का रासायनिक सूत्र लिखना है। जो ए है और बी का इसका रासायनिक सूत्र बताना है। तो उपयुक्त अभिक्रिया में ए और बी के रासायनिक सूत्र क्रमशः R माइनस NH2 और R माइनस NH3 है, ठीक है। तो ये ऋणायन है, ठीक है ना, यहाँ ऋणायन का निशान है। एक्सप्लेनेशन देखो भाई किस प्रकार ये पूरा अभिक्रिया हुई, तो आपका आंसर तो ये यहाँ हो गया बड़ा बड़ा, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको इसे पूरा कंप्लीट करना था। तो अभिक्रिया देखो, एक हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण, ये देखो R ऋणायन C बराबर O माइन ऋणायन NH2 प्लस Br2 प्लस 4NOH बराबर देखो R ऋणायन NH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2, तो ये आपकी इस प्रकार अभिक्रिया होगी। उत्पाद देखो, एक प्राथमिक एमाइन R ऋणायन NH2 है, तो अभिक्रिया देखो यहाँ अभिक्रिया 2 कार्बोनिलीय माइन अभिक्रिया है। तो देखो R ऋणायन NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH बराबर R माइनस ऋणायन NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, उत्पाद इसका उत्पाद देखो एक आइसोनाइड है जिसकी गंध अरुचिकर होती है। तो यह यहाँ कंप्लीट हुआ भैया। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, धातु कार्बोनिलों में आबंध निर्माण बताना है। जो धातु कार्बोनिलो है उसमें आपको आबंध निर्माण को परिभाषित करना, भाई किस प्रकार आबंध का निर्माण होता है, तो इसको आपको परिभाषित करना था। तो देखो धातु कार्बोनिलों में धातु कार्बन बंध में ये आपको कोई निशान देखो और पाई दोनों गुण होते हैं, जिसे सहक्रियात्मक बंधन कहा जाता है, और यह बंधन 2 चरणों में होता है। सिग्मा बंध निर्माण, कार्बोनिल CO लिगेंड का कार्बन परमाणु अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्ष में दान करके सिग्मा बंध बनाता है। तो क्या बनाता है, सिग्मा बंध बनाता है। पाई बंध निर्माण, धातु के भरे हुए डी ऋणायन कक्षकों से इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म कार्बोनिल लिगेंड के रिक्त प्रतिबंधन कक्ष में दान किया जाता है, जिससे एक पाई बंध बनता है। यह सहक्रियात्मक अंतःक्रिया धातु लिगेंड बंधन को मजबूत करती
है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर क्वेश्चन। क्लास को लाइक कर दो भाई, दबा के शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए तो चैनल आपको नई नई सूचनाएं मिलती रहेगी। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आपकी अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया के चुंबकीय गुण व रंग बताने हैं। इस अभिक्रिया के चुंबकीय गुण व रंग बताने हैं। तो संयोजक बंध सिद्धांत देखो, ये आपको दे रखे आधार पर, मतलब इस सिद्धांत के आधार पर इसको परिभाषित करेंगे। संकरण और संरचना, ये आपकी अभिक्रिया दे रही में कोबाल्ट CO+3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। CO3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक CO3 धनायन विन्यास होता है। NH3 एक प्रबलन लिगेंड है जो 3D इलेक्ट्रॉनों के युग्मन का कारण बनता है। इससे दो रिक्त 3D और 4s3 4p कक्ष संकरण में भाग लेते हैं, जिससे D2sp3 संकरण होता है और अष्टफलकीय संरचना बनती है। अब चुंबकीय गुण देखो, इसके युग्मन के कारण सभी 6 इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए प्रतिचुंबकीय होता है। रंग देखो, संकुल में D ऋणायन D संक्रमण संभव होता है क्योंकि D ऋणायन कक्षक भरे हुए लेकिन खाली D कक्ष में उपलब्ध है और ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र से प्रकाश अवशोषित करता है और पूरक रंग उत्सर्जित करता है, जिसके कारण यह रंगीन दिखाई देता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाएं हैं। रायमर-टिमन अभिक्रिया, जब फिनोल को, इन दो अभिक्रियाओं को परिभाषित करना है। जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 और जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो इसे सेलिसिलोलिडाहाइड बनता है। क्या बनता है? सेलिसिलोलिडाहाइड बनता है और यह एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बी नंबर पॉइंट देखो, इसको कली-मैनसन अपचयन अभिक्रिया, इसको परिभाषित करना था। तो देखो, इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह है एल्डिहाइड या कैंटीन का अपचयन सांद्र HCl की उपस्थिति में जिंक अम्लगम द्वारा एल्केन समूह में किया जाता है। एक मिनट भाई, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा कर देता हूं, फटाफट देखो आप क्वेश्चन। दो क्वेश्चन दे रखे हैं एक पॉइंट में, आप 14 नंबर में देखो। पहला पॉइंट देकर अर्धायु काल और दूसरा देकर ताप पर निर्भरता, इसको परिभाषित करना है। तो पहला देखो पॉइंट, अर्धायु काल ज्ञात करो। स्टेप देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल का सूत्र है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल T बटा T बराबर 1/2 का सूत्र है। तो ये आपका सूत्र देगा, यहाँ से गणना करके आप यहाँ से देख लेना। जहाँ K के वेग स्थिरांक है, स्टेप 2 मान प्रतिस्थापित करना। दिया गया वेग स्थिरांक K बराबर कितना है? 3.0 सेकंड। ऋणायन 1 है। मान को सूत्र में रखने पर, जब ये मान सूत्र में रखा जाता है तो गणना करें तो बराबर आपको होता है 0.231 सेकंड। तो ये आपको आंसर मिलता है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर, तीनों अभिक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल आंसर देखो, इसका अभिक्रिया का अर्धायु काल 0.231 सेकंड होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आप यहाँ से मिला सकते हो। आप अगर आपका आंसर ये है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ये राइट है। नेक्स्ट देखो, अभिक्रिया सेकंड देखो, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता, इसका सेकंड पॉइंट देखो। अभिक्रिया का वेग सामान्य ताप पर निर्भर करता है। तापमान में प्रत्येक 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि के लिए अभिक्रिया का वेग लगभग दुगुना या तिगुना हो जाता है। यहाँ निर्भरता सक्रियण ऊर्जा और संगठन आवृत्ति पर आधारित होती है, जिसे आर्यनियन समीकरण द्वारा समझाया जाता है। तो ये आपका ये कंप्लीट हुआ। यहाँ अब ये बड़े वाले क्वेश्चन देखो, उसके पॉइंट थे। संयुक्ता बंध सिद्धांत के आधार पर वो समझाइए। तो ये आपके जो छोटे क्वेश्चन थे या दो बड़े वाला क्वेश्चन है वो आपके यहाँ कंप्लीट हुआ। तो केमिस्ट्री पेपर आपने मिला लिया होगा। तो बताओ आप कितने बड़े छोटे वाले मिलाए तो आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी ज्यादा गलत हो रहा है, ज्यादा घबराना नहीं है, अभी भी बोर्ड कक्षा में टाइम है, आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने मिलाया, अगर आप भी गलत हुए हैं तो कोई नहीं, यहाँ से ये इतना तैयार कर लो, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर है, इसको आपको तैयार करना। जनवरी में आपको प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जचा के पढ़ लो। और अगर गलत करके आए तो मिला के इसको सही कर लेना। इतने क्वेश्चन तो बढ़िया तैयार कर लो, इसमें कमी नहीं। तो ये अपने
पेपर हो गया केमिस्ट्री का आपका हल। आप सभी ने मिला लिया होगा, तो बढ़िया हुआ होगा। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।